तो कैसे हैं मेरे प्रिय दोस्त भाई बंधु, आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं साइंस के टेस्ट सीरीज चला रहा था, है ना। टोटल 12 टेस्ट सीरीज़ों को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के माध्यम पर। अपने चैनल पर जो भी छात्र नए अगर आए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं उससे आप लोग देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। और आगे जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उससे भी आप लोग 100% देखिए पूरी ईमानदारी से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, जो छात्र नए हैं उनको भी हृदय से स्वागत है, और जो छात्र पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी हृदय से स्वागत है। चलिए, आज के टेस्ट सीरीज को हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न, क्या क्या प्रश्न है, और आप लोग पूरी ईमानदारी से टेस्ट को दीजिए। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आया है। और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हो कि किस तरीके का आपको, है ना, किस तरीके का और भी कंटेंट चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है ना। तो आप जो भी कमेंट करोगे कि सर इस टाइप के, या बड़ा भाई या छोटा भाई, जो भी आप समझिए, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इस टॉपिक पर बनाइए या इस चैप्टर पर बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा मेरे दोस्त। आप लोग की ही सेवा में हाजिर हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए हम पे, है ना, ताकि मैं भी बहुत बेहतर आप लोग के लिए जीवन में करता चला जाऊँ, है ना। आपके लिए, आपके सभी भाई बहनों के लिए, है ना, किसी भी छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर उनकी तैयारी को बेहतर बनाओ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। और टोटल 25 क्वेश्चनों का संग्रह है, बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिए और कमेंट जरूर से कीजिएगा दोस्त, है ना। और जितना हो सके अपने दोस्त बंधुओं को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है ना। और लाइक कमेंट भी आप लोग जरूर से जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई पहले क्वेश्चन के साथ आज का सेशन, साइंस का टेस्ट सीरीज 13, है ना। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को। आप लोग आंसर टिक करके रखिएगा, मैं जो बताऊंगा आप लोग मिलाइएगा। आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट जरूर करना आप लोग। लास्ट में कमेंट आप लोग नहीं करते हो मेरे भाई, ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, निम्न में से किस एक का, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है। ऑप्शन ए है परमाणु भार, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1 परमाणु का, ऑप्शन बी है 1 अणु का, ऑप्शन सी है 1 रुपए के सिक्के का, और ऑप्शन डी है क्रिकेट के एक गेंद का। किस एक का जड़त्व अधिकतम है, बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए पहले प्रश्न का आंसर आप लोग को बता दूं। जो भाइयों ने ऑप्शन डी मारा है उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। यानी किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है, तो क्रिकेट की गेंद का जो है जड़त्व इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। लिखा है एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल है आपका, है ना। अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग बना के सॉल्व करके आंसर को टिक आउट करके रखिए, और मैं इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा। तो इस प्रश्न का आंसर जिन छात्रों ने सी मारा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो छात्र नहीं बना पाए हैं वो इसका सलूशन देख लें। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इसका सलूशन, ठीक है। यह आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 25.2 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग v बराबर 0, है ना। और समय आपका t निकालना है। और गति का प्रथम समीकरण जो होता है v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। v कितना था 0 हमने लिया, u का वैल्यू कितना था 25.2, और g का मान हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 9.8 लिया। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 मीटर प्रति सेकंड भी लिया जाता है, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9.8 लिया गया, है ना। यानी कहने का मतलब है कि g का 2 वैल्यू होता है,
ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये दोनों होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग देखोगे कि कौन सा मान पुट करना होगा। तो यहाँ पर 9.8 पुट किए हैं, तो इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो टी का वैल्यू कितना आया 2.57 सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर था, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। ऑप्शन बी है यह स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है यह स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जाता है, बताइए। और ऑप्शन डी है यह गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। कौन सा आंसर सही होगा बताइए 3 नंबर प्रश्न का। औरों के शिक्षक जैसा मेरा तो वीडियो क्वालिटी नहीं है मेरे दोस्त, पर जो प्रश्नों का संग्रह है, जो टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन के बुक में, वो बहुत बेहतर प्रश्न है और ये बुक भी बहुत बेहतर है। आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में कि प्लेटफॉर्म बहुत पहले से ही अपना पहचान बनाया हुआ है ना। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर बुक का टेस्ट सीरीज मान रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी तरीके की आप लोग लापरवाही ना करें, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें और टेस्ट दीजिए पूरी ईमानदारी से। तो इस प्रश्न का जिन भाइयों ने बी मारा है ऑप्शन, उनका सही है, ठीक है। बी इस प्रश्न का आंसर होगा, यह स्थिर रहता है, ठीक है। कौन सा कथन है जो किसी वस्तु के द्रव के लिए सत्य है, तो यह द्रव जो है क्या है, स्थिर रहता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है ना। तो ऑप्शन ए है द्वारक, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है फोकस तल और ऑप्शन डी है प्रकाशीय केंद्र। कौन सा आंसर होगा बताइए इन चारों में से। 1 मिनट। चलिए 4 नंबर का आंसर बताइए कौन सा होगा। तो मैं बता दूं इसका आंसर, जिन भाइयों ने बी मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। 20% का आंसर है मुख्य अक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। लिखा है यदि किसी पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकीयशीलता 0.9999 है तो इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। यदि किसी पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकीयशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति कैसी है। अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा आंसर होगा 5 नंबर का, आप लोग भेजिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जिन भाइयों ने बी मारा है बिल्कुल सही है ना, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। लिखा है कि निम्न में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं हो सकता। डायोड, ट्रायोड, ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर। कौन सा आंसर होगा 6 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं आप लोग को, ऑप्शन सी है, ठीक है। जिन भाइयों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के गमन का सही अनुक्रम, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के गमन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए और आंसर आप लोग टिक आउट करके रखिए क्या होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख लिए, आप लोग आंसर बताइए। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लो। ऑप्शन सी जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। संग्राही, अभिदृश्यक लेंस, निकाय, नलिका और नेत्रिका, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। लिखा है ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है तो यह ताप है, ठीक है। तो इससे यह एक आपका ऊष्मा का जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये आपका सेल्सियस में दिया है और आपको बताना है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को कभी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है। एक इक्वेशन तैयार होता है इससे, है ना।
एक फार्मूला होता है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला आपका, चलिए बताते हैं आपको, है ना। चलिए आगे सबसे पहले आप लोग आंसर दो, जिनको आता है वो आंसर टिक आउट करके रखें। 8 नंबर प्रश्न को -180 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना है, कैसे निकालिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं आप लोग को। जिन छात्रों का, जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ऐसे मैं इसका सलूशन आप लोग को दिखाता हूँ 8वां प्रश्न का। चलिए देखिए तापमान संबंध पैमाने का जो रिलेशन होता है F-32/9 और C/5 बराबर K-273/5। तो यहाँ पर हमको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको बनाना है, इन दोनों को मिला के, ठीक है ना। अगर केल्विन में देता तो इसका हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर आपको दिया है सेल्सियस से किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस से किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। तो इसका यूज हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए फ़ारेनहाइट निकालना है, तो ये एज इट उतर गया। और सेल्सियस में कितना दिया था, -180 डिग्री सेल्सियस, हमने सी की जगह लिख दिया। और इसको जब सॉल्व किए तो एफ बराबर क्या आया मेरा, -292 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। अगर आपको केल्विन दिया रहता तो आप इन दोनों को लेते हैं। फ़ारेनहाइट दिया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछेगा तो इन दोनों को लेंगे, सेल्सियस और केल्विन पूछेगा तो इन दोनों को लेंगे। अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो इन दोनों के लेंगे, है ना। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिलेशन है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का, ठीक ना। आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 8, 9, 10 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 9वां प्रश्न को देखिए। लिखा है जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे इनको पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और समझ का आंसर दें। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा 9 नंबर का, आप लोग देखें। तो 9 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी। जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। लिखा है सैद्धांतिक रूप से सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है, तब तापक्रम क्या होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सा आंसर होगा बताइए 10वां प्रश्न का आंसर। आई होप आप लोग सभी जानते होंगे, है ना, क्योंकि ये भी आपके क्लास के ही है, आपके क्लास 8, 9, 10 में जो आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड है। जिस भी छात्र का क्लास 8, 9, 10 का साइंस मजबूत है वो बेहतर करेंगे अपने परीक्षा में, है ना, एनसीईआरटी का या फिर जो भी क्लास में आप पढ़े हो। चलिए देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी -273 डिग्री, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है। किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेशों का अनुपात क्या होता है बताइए। 2.1, 1.2, 1.4, 1.1 कौन सा होता है। जिन छात्रों को पता है वो आंसर दें, जिन्हें नहीं पता है वो लोग याद कर लीजिएगा बताने के बाद। तो इस प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने 1 मारा है, ए मारा है, उनका सही है, 2.1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग 12वां प्रश्न को। सहसंयोजकता में ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन न स्थानांतरण होता है और न ही साझेदारी, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। सहसंयोजकता में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग आंसर दें। जो भी भाई मेरे इस चैनल के माध्यम से पहली बार आए हैं तो उन्हें हृदय से स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, और जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं उससे ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाकर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है ना। सारे कंटेंट बहुत ही बेस्ट लेके मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग ज़रूर से दें
और जो भी छात्र बिहार SSC CGL 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक ना। आप लोग ज़रूर उसे देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। आगे भी जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो बहुत ही बेस्ट होगा आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्त मित्र को शेयर करें, उन्हें भी जोड़िए। आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त कि और किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट कुछ है तो ठीक है ना, आप सपोर्ट करो। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा आप लोग के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी छात्र, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनको हृदय से स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र। आप लोग साथ दो मेरा, है ना। आप लोग अपने दोस्त बंधुओं को ज़रूर से बताइए इस चैनल के बारे में, है ना। बिल्कुल घर में बैठे हुए आराम से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे दोस्त? तो इस प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने बी मारा है बिल्कुल सही है। तो सहसंयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। सहसंयोजकता में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे कम क्षारीय है कौन है? निम्न में से सबसे कम क्षारीय है कौन सा? के, Ca, Ba, Be, Mg, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम। कौन सा है सबसे कम क्षारीय, बताइए। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने सी मारा है यानी बेरियम, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि रेड लेड का सूत्र क्या है? रेड लेड का सूत्र क्या है? PbO, PbS, Pb3O4, PbO2। कौन सा होगा? 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने सी मारा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। Pb3O4। रेड लेड का सूत्र क्या होता है? यानी लाल शीशे का सूत्र क्या होता है? PbO4, है ना। Pb किसको डिनोट करता है? शीशा को, याद रखिएगा, यानी लेड को। अगला प्रश्न है कि 10 AMU का मान क्या है? 10 AMU का मान क्या है? ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है पर इसका जो सल्यूशन है बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। खतरनाक कहने का अर्थ है कि थोड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है ना। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो आंसर तो आप याद कर लोगे, पर अगर नंबर चेंज कर दिया तो फिर आपको बनाना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं। इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने अगर बना लिया है तो उनका बिल्कुल सही है और इसके लिए बहुत बहुत शाबाशी मैं दूंगा जो भी छात्र, जो भी भाई इसको बना चुके हैं। चलिए अब इसका मैं सलूशन दिखाता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सलूशन, चूँकि E बराबर mc² होता है। क्यों, किसका ये सूत्र किन्होंने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था, है ना। आइंस्टीन ने ये सूत्र को बनाया था, E बराबर mc², जहाँ E क्या डिनोट करता है? ऊर्जा को, M द्रव्यमान को और प्रकाश, और C प्रकाश की गति को। बहुत बार प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि E बराबर mc² में C का क्या अर्थ है? तो आप लोग याद रखना है, यहाँ पर C का अर्थ है प्रकाश की गति, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कुछ तथ्य आप लोग को याद रखना है। 1 AMU बराबर क्या होता है? इससे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि 1 AMU बराबर क्या होता है? तो 1.673 × 10⁻⁻27 kg। और 1 इलेक्ट्रो वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। इसे भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ दिया जाता है। और फिर इस फार्मूला को हमने पुट किया और वहाँ पर एम के जगह पर हमने क्या बताया? केजी है, तो केजी किससे डिनोट होता है? द्रव्यमान से, यानी द्रव्यमान आपका m है तो m की जगह हमने ये पुट किया मान को,
गुना सी, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे 14.94 गुना 10 का पावर -11 जूल। ठीक है ना, 1 मिनट। तो हम लोग क्या पाएंगे, 14.94 गुना 10 का पावर -11 जूल। अब इलेक्ट्रिक वोल्ट में ऊर्जा जो होगी E बराबर क्या है, आपका ये जो आया है वैल्यू उसको लिखें, बटा में इलेक्ट्रिक वोल्ट का जो वैल्यू है वो लिखें। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो मेरा कितना आया, 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 AMU गुना 10 गुना 931। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया, आपका यहाँ MEV हुआ। तो MEV लिखाने के कारण यहाँ 10 का पावर 6 आपको हट गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, 9310 MEV, क्योंकि ऑप्शन किस में है, MEV में। ठीक है, अगर MEV नहीं रहता तो ये 10 का पावर 6 भी साथ में ऐड हो जाता, लिखाता। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का सलूशन देखा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे, उसे आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या था, गंधक के साथ गर्म करना। ठीक है ना। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि RDX का खोज किसने किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो दोस्त, आप लोग कमेंट किया कीजिए ना। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा वीडियो है, क्या क्वेश्चन चाहिए आप लोग को, कोई रिक्वायरमेंट है, या फिर जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से वो कितना बेस्ट है कि और इसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है ना। आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो कैसे बेहतर करूँगा आप लोग के लिए, है ना। मेरी जितनी ज्ञान है, मैं जितना जानता हूँ उससे बेस्ट और बेस्ट ही कंटेंट लेके आऊँगा। बट आप लोग अगर सजेशन दोगे तो और भी आपके सजेशन के अनुसार बेस्ट और बेस्ट वीडियो और कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। आप लोग ज़रूर से कमेंट करें, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूँगा, ठीक है ना। जो छात्र मुझसे रेगुलर बने हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग कमेंट करें जो भी वीडियो आप देखते हो उसके बारे में, ठीक है ना। और जो नए छात्र जुड़े वो भी कर सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर, 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। साइक्लोनाइट जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी RDX का दूसरा नाम क्या है, साइक्लोनाइट, है ना। और RDX की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, आपका 18 नंबर बोला है कि घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। स्तंभ, पत्ती, अनुपर्ण, पर्णवृत्त। कौन सा आंसर सही होगा 18 नंबर का, आप लोग चेक करें। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीट नहीं है, ठीक है ना। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। कौन सा कीट नहीं है यहाँ पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और मैं उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया हूँ तो उसमें मैं क्लास 9, 10 का साइंस के क्वेश्चन को मैंने बताया है, NCERT वो भी NCERT को, यानी जो भी मैं साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो देखिएगा ज़रूर से। सभी वीडियो को आप लोग देखना, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है ना। किसी एक वीडियो के देखने से आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उन सभी वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए आगे के सारे वीडियो को देखने के लिए और अपनी तैयारी बेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग
बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ज़रूर से उसे आप लोग देखें। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, तो बताइए कौन सा कीट नहीं है। तो ऑप्शन डी, मकड़ी जो है कीट में नहीं आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। जेलीफिश, लोबस्टर, सालमन और वेल, कौन सा मछली है बताइए। पढ़ने में लग रहा होगा कि आप लोगों को कि सब मछली ही है कि नहीं, पर है नहीं ऐसा। तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। सालमन जो है मछली है, ठीक है, बाकी सारे मछली नहीं है। लग तो रहे मछली जैसे, पर मछली नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मछली कौन है, सालमन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मा की थैली कहते हैं क्योंकि उनमें, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। पर यहाँ पर क्वेश्चन और बेहतर कर दिया है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि उनमें, ऑप्शन ए, जल अपघटक एंजाइम होते हैं, ऑप्शन बी, परभक्षीय क्रिया होती है, ऑप्शन सी, खाद्य धानियाँ होती हैं, ऑप्शन डी, अपचयन एंजाइम होते हैं। कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताएं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए, जिन भाइयों ने मारा है, जिन दोस्तों ने मारा है, उनका बिल्कुल सही है। ये जल अपघटन एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्त, तो लाइसोसोम को, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को, है ना। किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है। किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है। ऑप्शन ए है स्क्लेरन काइमेट्स फाइबर, ऑप्शन बी है कोलेन काइमेट्स, ऑप्शन सी है फुलेयम पैरेनकाइमा और ऑप्शन डी है पैरेनकाइमा। कौन सा आंसर होगा बताइए। 23 नंबर प्रश्न का, 22 नंबर प्रश्न का। जिन भी छात्रों का जो प्रश्न का आंसर गलत हो रहा है वो ज़रूर से उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर को। और जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ अपने टेस्ट के माध्यम से, सभी टेस्ट में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल रहा है, तो उससे आप लोग एक नोट कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसी को बार बार रिपीट करके आप जाना एग्ज़ाम देने। आपको 100% कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। बाकी तो आप जानते ही हो कि नहीं करने से क्या होने वाला है और करने से क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन ए, जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न को देखते हैं 23 नंबर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए हटिंगटन रोग से, मस्तिष्क घात से, तानिका शोध से, अल्जाइमर रोग से। कौन सा आंसर सही होगा बताइए 23 नंबर का। डाउन सिंड्रोम, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या आंसर दें। अगर आप लोग को पता होगा तो बेस्ट है, नहीं तो आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र ऑप्शन डी, ठीक है, अल्जाइमर रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आखिरी के 2 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे, कौन थे। ऑर्गेस्टरलाइन, क्रोमैगनॉन, निएंडरथल,
और प्रिकॉशन कौन सा होगा? आंसर बताइए 24 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक ना। जिन जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रीकॉशल है ना, प्रीकॉशल जो है होमोएस्पियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये। और होमोएस्पियंस किसका वैज्ञानिक नाम है मेरे में, तो बताइएगा आप लोग, कमेंट आप लोग करना। सिर्फ देखते हो भाई, है ना, कमेंट नहीं करते हो यार, यानी आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो ना अपने इस भाई का, अपने इस। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है मेरे दोस्त, है ना। आप लोग तैयारी करो बेहतर तरीके से, है ना, बहुत है। चलिए 25वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आज के टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगाटा और ऑप्शन डी है पॉन्स वेरोली। कौन सा आंसर होगा बताइए। और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, है ना। आप लोग याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपकी मार्क्स टेस्ट में बेहतर आ रही है तो आप लोग जानना कि क्या आपकी तैयारी बेहतर है, और आप लोग और भी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिएगा, है ना। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, है ना। आई होप आप लोग बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं से भी जुड़े होंगे, बहुत शिक्षकों से आप लोग पढ़ रहे होंगे, पर रिवीजन के तौर पे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और जो भी छात्र जुड़े हुए उनको हृदय से फिर से मैं स्वागत करता हूँ। चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं बताता हूँ आप लोग को। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो आज के टेस्ट सीरीज का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, है ना। थैंक यू सो मच वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। बाकी तो आप लोग को बोल चुका हूँ क्या आप लोग को करना है ना। बाकी आपकी इच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।